याहू, yet another hierarchical officious oracle. फनी बट यही याहू की फुल फॉर्म है। याहू इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हो सकती थी। इनफैक्ट एक टाइम था जिस टाइम पे याहू इस दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट करी जाने वाली वेबसाइट थी। याहू की शुरुआत 1994 में हुई और साल 2000 आते आते यानी कि सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर इस कंपनी की वैल्यूएशन 128 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी थी। इनफैक्ट उनके पास उस वक्त गूगल को सिर्फ 1 मिलियन डॉलर्स में एक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी भी आई थी, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। आज गूगल के बिना दुनिया इमेजिन करके देखो। मिड 90s के अंदर इंटरनेट एक मेस था। एक वेबसाइट को ढूंढने के लिए बिना घंटों लग जाते थे और एक्चुअली में इंटरनेट आज भी ऐसा ही होता अगर याहू ना होती तो। ज्यादातर लोगों को आज भी यही लगता है कि याहू गूगल की वजह से फेल हो गई, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो अब सवाल यह आता है कि याहू आखिर क्यों फेल हो गई। तो शायद ही किसी को यह पता होगा कि आज गूगल, फेसबुक और याहू ये तीनों की तीनों एक कंपनीज होती अगर याहू ने इनके ऑफर्स को रिजेक्ट ना करा होता तो। लेकिन आज की डेट में देखो तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो याहू यूज करता हो। 1990s के अंदर नेटस्केप नाम की कंपनी ने नेटस्केप नेविगेटर नाम का ब्राउजर बनाया था। अगर ये कंपनी ना होती ना तो याहू कभी भी 128 बिलियन डॉलर्स की कंपनी बन ही नहीं पाती। तो अब सवाल ये आता है कि याहू जो एक टाइम पे इस दुनिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी थी, ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि आज की डेट में उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है 1994 में, जब दो दोस्त जेरी यांग एंड डेविड फाइलो, ये दो दोस्त मिलकर इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उन दिनों इंटरनेट बहुत ज्यादा मेसी हुआ करता था और एक वेबसाइट को ढूंढने में घंटों लग जाते थे। तो इन दो दोस्तों ने मिलकर कुछ वेबसाइट्स की एक लिस्ट बनाई ताकि इन लोगों को उन वेबसाइट्स को ढूंढना ना पड़े और बहुत आसानी से ये लोग कभी भी उस वेबसाइट पे विजिट कर सके। ये चीज एक तरह की वेबसाइट डायरेक्टरी थी जिसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा था। जेरी और डेविड ने जब ये डायरेक्टरी बनाई तो उनको ये बहुत काम की चीज लगी। जब उनके फ्रेंड्स उनसे मदद मांगते थे तो वो लोग इस डायरेक्टरी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते थे और देखते ही देखते उनके फ्रेंड्स ने भी इस डायरेक्टरी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना शुरू किया। थोड़े ही टाइम में इस डायरेक्टरी के ऊपर हजारों व्यूज आने लग गए और इस डायरेक्टरी का नाम पड़ा जेरी एंड डेविड्स गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरेस्टिंगली ये चीज कभी एक बिजनेस बनने के लिए तो बनाई ही नहीं गई थी। जेरी और डेविड ने तो ये डायरेक्टरी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि उन लोगों को वेबसाइट ढूंढने में कन्वीनियंस हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1994 में नेटस्केप नाम की कंपनी ने नेटस्केप नेविगेटर नाम का एक वेब ब्राउजर बनाया था। उस वेब ब्राउजर को धीरे धीरे काफी सारे लोग यूज करने लगे और पैरेलली जेरी और डेविड की ये जो डायरेक्टरी थी ये भी काफी पॉपुलर होने लगी। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते देखते नेटस्केप नेविगेटर ने अपने एक टॉप वाले कॉलम में, एकदम जो ऊपर एक कॉलम होता है, उसमें इन लोगों की ये जो वेबसाइट डायरेक्टरी है इसको लिंक कर दिया और ये करने के बाद इनकी वेबसाइट डायरेक्टरी के ऊपर लाखों व्यूज आने लग गए। अब ये चीज बहुत जबरदस्त थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई थी। वो प्रॉब्लम थी ट्रैफिक ओवरलोड। नेटस्केप नेविगेटर के ऊपर जैसे उन लोगों की डायरेक्टरी को लिंक किया गया, उनकी डायरेक्टरी के ऊपर लाखों व्यूज आने लग गए। जब इतने सारे लोग उस वेबसाइट को विजिट करने लग गए तो उस वेबसाइट के ऊपर इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया कि उसको मैनेज करने के लिए जेरी और डेविड को और बड़े सर्वर्स की जरूरत पड़ने लगी। इनफैक्ट उन लोगों को और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी, टीम्स बनाने की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब उनको उन वेबसाइट्स को जो लोग उन्हें सबमिट कर रहे हैं उसको भी डायरेक्टरी के अंदर ऐड करना था। और ये वो पॉइंट था जब जेरी और डेविड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था बट टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ बिजनेस। और तब इस चीज का नाम पड़ा याहू। देखते ही देखते याहू के ऊपर ट्रैफिक बढ़ने लगा और कंपनीज ने अपने एड्स लगाने के लिए याहू को पे करना शुरू कर दिया। बट थोड़े ही टाइम में याहू को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ एंड कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। याहू ने ये रियलाइज किया कि उनके पास अब बहुत सारा डेटा हो गया है जो उनको ये बताता है कि लोगों को कौन सी वेबसाइट्स पे विजिट करना ज्यादा पसंद है, वो लोग कितना फ्रीक्वेंटली उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो लोग कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं और कहां पे वो लोग बिल्कुल भी रुकना नहीं पसंद करते। इन सबको ध्यान में रखते हुए याहू ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करे और उनको बहुत स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया। देखते ही देखते एक टाइम वो आया जब याहू अपनी वेबसाइट के ऊपर बाकी लोगों के प्रोडक्ट्स को ना लिंक करके अपने खुद के प्रोडक्ट्स को लिंक करने लगा। सो देखो ये कैसे काम करता है। बैक इन 90s लोगों को चैट रूम वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करना बहुत ज्यादा पसंद था। ये देखते हुए याहू ने अपना खुद का चैट रूम बनाया और वेबसाइट्स के ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए याहू ने इस चीज को और ज्यादा एक्सपैंड किया। देखते ही देखते उन लोगों ने याहू फाइल शेयरिंग, याहू शॉपिंग, याहू गेम्स, याहू फाइनेंस ऐसी बहुत सारी सर्विसेज खोली। लेकिन जेरी और डेविड को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर वो लोग याहू को एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाएंगे तो याहू कभी भी अच्छे प्रोडक्ट्स को मेंटेन नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट एमी विल्किंसन भी अपनी ऑडियो बुक द क्रिएटर कोड, जो कि कुकू एफएम के ऊपर अवेलेबल है, उसमें ये बताते हैं कि आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन और उसके लोग, क्योंकि आइडियाज किसी भी एक इंसान की मोनोपोली नहीं होते हैं। वैसे तो कुकू एफएम के
ऊपर आदि 50 कूपन कोड यूज करके आपको सिर्फ 200 रुपीज के अंदर अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको सैकड़ों ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इन 3 ऑडियो बुक्स को जरूर ट्राई करना। नंबर 1, द क्रिएटर कोड। ये ऑडियो बुक आपको ये बताएगी कि कैसे एक क्रिएटर का दिमाग फंक्शन करना चाहिए जब भी वो एक कंपनी को बनाता है। सेकंड, स्टार्ट एट द एंड। ये बुक बहुत अमेजिंग है। ये बुक आपको ये बताएगी कि किसी भी चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करी जाती है। हर चीज एंडिंग में कैसी होगी उसको अगर आप स्टार्टिंग में विजुअलाइज कर लो तो उसकी एंडिंग तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो जाता है। एंड नंबर 3 और मेरी फेवरेट, फ्री टू फोकस। ये ऑडियो बुक आपको ये बताएगी कि लाइफ के अंदर एक रेजर शार्प फोकस कैसे बिल्ड करा जाए। वेल, कमिंग बैक, याहू ने ये सारी की सारी चीजें आखिर कैसे मैनेज करी? सो देखो, सबसे पहले जेरी और डेविड ने काफी सारे लोगों को हायर किया। उनको हायर करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट टीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ऐसा डिवीजन करने के बाद हर एक टीम के अंदर एक टीम लीडर बनाया गया। वो टीम लीडर उस टीम के सीईओ की तरह एक्ट करेगा। अब ये सारी की सारी चीजें ऑन पेपर तो बहुत अमेजिंग लगती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इसे एक स्टेप ने याहू की पूरी तकदीर बदल दी। सवाल ये आता है कि कैसे? ईयर 2000 आते आते याहू के पास 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हो गए थे। मतलब कि आप पूरा दिन इंटरनेट यूज करते रह जाओगे लेकिन कभी भी याहू की वेबसाइट को नहीं छोड़ पाओगे। उन दिनों याहू का पूरा मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता था। ये है याहू के टोटल पेज व्यूज। इसके अंदर जो उनकी ओरिजिनल डायरेक्टरी सर्विस है, पता है उनके कितना परसेंट ऑफ पेज व्यूज आता था? सिर्फ और सिर्फ 20%। बाकी के जो 80% व्यूज हैं वो याहू के बाकी की सर्विसेज को यूज करते थे। अब इसका एक सिंपल सा मतलब है कि याहू उस टाइम पे बहुत दबा के पैसा कमा रहा था। इनफैक्ट उस टाइम पे याहू एक इंटरनेट की कंपनी नहीं थी बल्कि पूरा इंटरनेट बन चुका था। 1994 में कंपनी शुरू हुई और साल 2000 आते आते कंपनी का वैल्यूएशन $128 बिलियन क्रॉस कर चुका था। याहू उस टाइम पे इस दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी। इनफैक्ट वो आज भी होती अगर ये इंसिडेंट ना हुआ होता तो। जिस टाइम पे याहू मार्केट के अंदर तबाही मचा रही थी, उसी बीच 2 स्टूडेंट्स याहू के पास अपना एक छोटा सा स्टार्टअप बेचने के लिए आते हैं, लेकिन याहू उनको मना कर देता है। लेकिन किसको पता था कि वो स्टार्टअप आज की डेट में $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। वो स्टार्टअप था गूगल। इस एक इंसिडेंट ने याहू के लिए सब कुछ बदल दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली याहू के फेलियर का रीजन गूगल है ही नहीं। 1995 से लेकर साल 2000 तक .com बूम चल रहा था और इस बूम का मेन रीजन था फंड्स इनफ्लक्स। उन दिनों इंटरनेट एक नई चीज थी, इसके लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और जहां पे लोग होते हैं और जिस चीज के लिए लोग एक्साइटेड होते हैं वहीं पे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स ने दबाकर इंटरनेट कंपनीज के अंदर खूब इन्वेस्टमेंट्स करी। वो कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग तो छोड़ो, सस्टेनेबल भी नहीं था ना, 2 दिन भी नहीं चलने वाला था, उन कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टर्स ने दबाकर पैसा डाला। और इस इन्वेस्टर्स के फंड इन्फ्लक्स की वजह से जो इंटरनेट कंपनीज है उनका वैल्यूएशन आसमान छूने लगा। लेकिन बूम है तो क्रैश तो होगा ही। 2001 में फाइनली .com बबल क्रैश होना स्टार्ट हुआ और 2002 आते आते 90% इंटरनेट कंपनीज बैंकक्रप्ट हो चुकी थी और जो 10% बची थी उनका जो वैल्यूएशन है वो जमीन पर रेंग रहा था। लकीली याहू उन 10% कंपनीज में से एक थी और इस .com बबल के क्रैश की वजह से इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिससे याहू को एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। सो बेसिकली इस क्रैश के बाद इन्वेस्टर्स का विश्वास इंटरनेट कंपनीज से पूरी तरह से उठ चुका था और याहू के ऊपर 95% एडवर्टाइजमेंट्स इंटरनेट कंपनीज ही करवाती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे 90% इंटरनेट कंपनीज बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, जिसके चलते याहू का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 80% ड्रॉप हो चुका था। सो देखो 2005 तक याहू का जो वर्किंग मॉडल था वो कुछ इस तरीके का था। तो इंटरनेट के ऊपर लाखों वेबसाइट्स थी। इन लाखों वेबसाइट्स को याहू के एम्प्लॉयज डायरेक्टरीज के अंदर मैनुअली फीड करते थे। ये जो मेथड है ये एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट था, स्पेशली जब आप टेक बिजनेस के अंदर हो। एंड इसी बीच गूगल अपने एल्गोरिदम के ऊपर काम करके उसको लॉन्च कर चुकी थी। सो ये एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली इंटरनेट के ऊपर मौजूद सारी की सारी वेबसाइट्स को खुद स्कैन करके उनको अपने आप डायरेक्टरीज के अंदर फीड कर देगा, यानी कि किसी भी तरह के मैनुअल लेबर की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड क्योंकि ये एल्गोरिदम वेबसाइट्स को खुद रीड करके खुद डायरेक्टरी के अंदर डालता है, तो लोग जब उसको सर्च करेंगे तो उनको हमेशा प्रॉपर सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसके चलते गूगल का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो याहू से बहुत ज्यादा बेटर होने लगा। जो लोग याहू यूज करते थे वो गूगल के ऊपर शिफ्ट करने लगे। गेम पूरी तरह से वेब सर्विसेज से हटकर वेब सर्च का बन चुका था। अब इस बारी याहू गूगल के पास आती है और ये लोग एक कोलैबोरेटिव डील करते हैं कि याहू अपने होम पेज के ऊपर गूगल सर्च को इंटीग्रेट करेगा। इस ऑफर के पीछे का आइडिया बहुत सिंपल था। लोग डायरेक्टली गूगल के ऊपर ना जाकर पहले याहू के होम पेज पे आएंगे, उसके बाद गूगल सर्च करेंगे और याहू मस्त एड रेवेन्यू कमाएगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी याहू के ऊपर उल्टी पड़ गई। शॉर्ट टर्म में ये स्ट्रैटेजी काफी सही काम करी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग गूगल के ऊपर आए याहू के थ्रू, उन लोगों को गूगल बहुत पसंद आया। दे जस्ट लव्ड इट क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। सो अननोइंगली याहू ने गूगल को बहुत तगड़ी एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करी और वो भी फ्री में। ये चीज याहू को बहुत लेट रियलाइज हुई,
जब उनको ये चीज़ रियलाइज हुई उसके बाद उन लोगों ने गूगल सर्च को अपनी वेबसाइट से हटा दिया और याहू ने अपने एल्गोरिदम के ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन सवाल ये आता है कि उस टाइम पे गूगल ऐसा क्या कर रहा था जो याहू नहीं कर पा रहा था। गूगल ने अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर एड्स को इंट्रोड्यूस किया। ये जो एड्स थे ये यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट थे, क्योंकि यूजर्स जो चीज सर्च कर रहे हैं अब उनको उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही है। और ये जो एड्स थे ये एडवर्टाइजर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थे, क्योंकि वो लोग उन्हीं लोगों को एड्स दिखा रहे हैं जो लोग उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर। यानी कि इस चीज़ के चलते बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजर्स गूगल के पास आने लगे, विच मीन्स मोर प्रॉफिट। गूगल ने फिर इसी प्रॉफिट को यूज करके बाकी इंटरनेट कंपनीज के साथ डील्स क्रैक करी, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर गूगल सर्च को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाना, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर गूगल सर्च को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाना। ये सारी की सारी डील्स गूगल ने करी उन पैसों से जो उनके पास एडवर्टाइजर्स से आए। याहू के बैनर एड्स ना तो यूजर्स के लिए रेलेवेंट थे और ना ही एडवर्टाइजर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव थे। तो गूगल अब याहू के सिर्फ यूजर्स ही नहीं उनके इन्वेस्टर्स भी चुरा रही थी। जब याहू को ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था बट टू गो टू गूगल। वो लोग गूगल के पास दोबारा गए और इस बार उन्होंने पूछा कि गूगल को खरीदने की क्या कीमत लोगे। गूगल ने बोला $1 बिलियन। याहू ने हाँ कर दी, याहू खरीदने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन उस वक्त के जो सीईओ थे टेरी सैमुअल, उन्होंने इतना ज्यादा टाइम लगाया इस डील को क्रैक करने के लिए कि उसी बीच गूगल की वैल्यूएशन $1 बिलियन से बढ़कर $3 बिलियन तक पहुंच गई। एंड ऑनेस्टली याहू गूगल को $3 बिलियन में भी खरीद सकता था, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया और ये डील नहीं हुई। सो अब याहू पहले ही सर्च वॉर के अंदर तो हार ही रहा था, तो उनके पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि वो लोग अपना पूरा का पूरा बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तरफ शिफ्ट कर दें। वेल ये सारी की सारी चीजें चली रही थी कि याहू के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। साल 2006 में याहू के एग्जीक्यूटिव्स मार्क जकरबर्ग के साथ बैठकर एक डील क्रैक करने वाले थे। वो लोग फेसबुक को $1 बिलियन में एक्वायर करने वाले थे। एंड जकरबर्ग ये कंपनी बेचना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर इन्वेस्टर्स की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था कि उनको बोला गया था कि अगर कंपनी को $1 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया गया ना तुम्हें, तो उसी वक्त बेच देना। ये डील हो ही जाती, लेकिन लास्ट मोमेंट पे याहू ने अपना कोट $1 बिलियन से चेंज करके $850 मिलियन कर दिया। ये देखते हुए मार्क जकरबर्ग के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो इस डील को करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो कंपनी को तो वैसे ही नहीं बेचना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, याहू के पास ईबे और यूट्यूब को खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि याहू के फेलियर का रीजन गूगल बिल्कुल भी नहीं है। याहू के फेलियर का रियल रीजन था इंटरनल मेस। साल 2007 में याहू के एक एम्प्लॉय ने उनके टॉप मैनेजमेंट को एक मेमो भेजा था, जिसके अंदर उसने ये लिस्ट किया था कि याहू के अंदर इंटरनली कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी के लिए। आगे चल के इस मेमो को द पीनट बटर मैनिफेस्टो का नाम मिला, क्योंकि जैसे पीनट बटर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड होता है ना, उसी तरीके से इस मेमो के अंदर यह बताया गया था कि कैसे याहू अपने सारे के सारे रिसोर्सेज कंप्लीटली स्प्रेड कर चुका है और किसी भी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट याहू अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज को एक कंपनी रिट्रीट के ऊपर लेकर जाती है और वहां पे वो लोग अपने एम्प्लॉयज से एक एक्टिविटी कराते हैं। उन सारे के सारे एम्प्लॉयज को कंपनीज दी जाती है, उनको एक कंपनी का नाम दिया जाएगा और उनको उस कंपनी का नाम जैसे ही बताया जाएगा, उस कंपनी का नाम सुनते ही उनके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है वो उनको पेपर के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो देखो लोगों ने क्या लिखा। गूगल के लिए लोगों ने लिखा सर्च, ईबे के लिए लोगों ने लिखा ऑक्शंस, पेपैल के लिए लोगों ने लिखा पेमेंट्स, कुकू एफएम के लिए लोगों ने लिखा ऑडियो बुक्स। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कुकू एफएम तो अभी रिसेंटली आया है। उन दिनों कहाँ 399 रुपीज में इतनी सारी ऑडियो बुक्स मिलती थी भाई। आदि 50 कूपन कोड यूज करके ना सिर्फ आज की डेट में 200 रुपए के अंदर अंदर इतनी ऑडियो बुक्स मिलती है। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन क्या आपको पता है, जब याहू की बारी आई ना तो हर एक एम्प्लॉय ने कुछ अलग ही चीज लिख डाली। इनफैक्ट याहू के अंदर ज्यादातर एम्प्लॉयज के पास ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। याहू ने फ्लिकर, जो कि एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है, उसको एक्वायर किया था, लेकिन उनके पास याहू फोटोज के लिए ऑलरेडी अलग टीम थी और फ्लिकर के लिए अलग टीम, जबकि इन दोनों के दोनों एप्लीकेशंस का काम एक ही था। याहू के पास टीम्स तो बहुत सारी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इन टीम्स को ढंग से इंटीग्रेट नहीं किया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है। वो रीजन है रिवॉल्विंग मैनेजमेंट। सो याहू ने सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर 5 सीईओ चेंज करे। 2007 तक याहू के सीईओ थे टेरी सैमुअल। ये काफी इंटरेस्टिंग इंसान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो फेसबुक की डील मिस कर दी, उसके बाद गूगल की डील मिस कर दी, उसके बाद उन्होंने डबल क्लिक की भी डील मिस कर दी। डबल क्लिक वही कंपनी है जिसको गूगल ने एक्वायर किया था। डबल क्लिक एक्चुअली में एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कंपनी थी जिसको गूगल ने एक्वायर किया था। और आज की डेट में जो गूगल का एडवर्टाइजिंग बिजनेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक की बदौलत है। 2007 टू 2009 जेरी यांग, जो कि ओरिजिनल फाउंडर थे याहू के, वो सीईओ बने। फिर 2009 टू 2011 कैरल बार्ट्स ने संभाला। फिर 2011 टू 2012 स्कॉट थॉमसन ने संभाला। ये भी काफी इंटरेस्टिंग इंसान थे। क्यों? क्योंकि जेरी यांग ने अलीबाबा ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक एक्वायर किया था,
जिस स्टेक की वर्थ करीब $36 बिलियन की थी, वो सारा का सारा स्टेक स्कॉट थॉम्पसन ने बेच दिया और समर 2012 में ज्वाइन किया मारिसा मेयर ने। यानी कि इन लोगों ने 6 साल के अंदर अंदर 5 सीईओज बदल दिए। याहू के पास कोई क्लियर विजन ही नहीं था। उन लोगों ने अपना मिशन स्टेटमेंट 24 बार बदला है। लेकिन याहू का सबसे बड़ा डिजास्टर था उनका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम वैसे तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था, बट उसका उल्टा ही हो गया। इस प्रोग्राम के चलते याहू के मैनेजर्स को अपनी टीम्स के अंदर रेटिंग्स देनी होती थी। कुछ परसेंट लोगों को अच्छी रेटिंग्स मिलती थी और कुछ परसेंट लोगों को खराब रेटिंग्स मिलती थी। यानी कि टीम चाहे कैसा भी परफॉर्म करे, कुछ लोगों को तो खराब रेटिंग मिलेगी ही, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज टीम वर्क छोड़कर आपस में कम्पीट करने लग गए, डर्टी पॉलिटिक्स करने लग गए। याहू के पास कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में याहू एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, लोगों को सर्च डायरेक्टरी प्रोवाइड करके, क्योंकि उस टाइम पे जो इंटरनेट था वो बहुत ज्यादा मेसी था। लेकिन जब वेब सर्च आया उसके बाद से जो डायरेक्टरी है उसकी नीड ही एकदम खत्म हो गई और तब से याहू सिर्फ और सिर्फ भटक रही थी। याहू ने बहुत सारी चीजें करी लेकिन वो किसी भी चीज के अंदर बेस्ट नहीं थी एंड एज अ रिजल्ट उनके 90% प्रोडक्ट्स को बाकी कंपनीज ने बीट कर दिया। याहू के मैसेंजर को बीट किया व्हाट्सएप मैसेंजर ने, याहू के मेल को बीट किया जीमेल ने, याहू के शॉपिंग को बीट किया अमेजॉन ने, याहू आंसर्स को बीट किया कोरा ने। याहू गूगल की वजह से नहीं बल्कि इन 5 चीजों के कॉम्बिनेशन की वजह से फेल हुई। नंबर 1, मीडियोकर प्रोडक्ट्स। बहुत ही मीडियोकर प्रोडक्ट थे। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं था जिसमें याहू ये बोल सके कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती। सेकंड, इनडिसाइसिवनेस। इन सिंपल वर्ड्स, डिसीजन ना लेना। टाइम पे कोई डिसीजन ही नहीं लिया, बहुत लेट कर दिया चीजों के अंदर। नंबर 3, लॉट्स ऑफ कंपटीशन। जब गूगल आया तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और क्योंकि याहू सिर्फ सर्च में नहीं था, याहू बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा था, तो एक्चुअली में याहू गूगल के साथ नहीं इतनी सारी कंपनीज के साथ कम्पीट कर रहा था, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ईबे हो, चाहे वो मैसेंजर हो, बहुत सारी कंपनीज के साथ। चौथा, पुअर लीडरशिप। याहू ने 6 साल के अंदर अंदर 5 सीईओज बदले एंड इनफैक्ट उनमें से कुछ सीईओज तो ऐसे थे जो कंपनी का फायदा नहीं कंपनी का नुकसान करा के गए हैं। और इसी पुअर लीडरशिप ने जन्म दिया बैड डिसीजंस को। जब लीडरशिप भी खराब होगी तो डिसीजंस अच्छे कैसे हो सकते हैं। और आखिर में एक टाइम पे जिस कंपनी की वैल्यूएशन $128 बिलियन थी, उस कंपनी को वेरिजन ने सिर्फ और सिर्फ $4.46 बिलियन में खरीद लिया। वैसे व्हाट्सएप भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। व्हाट्सएप की एक ऐसी डार्क साइड है जो शायद ही किसी को पता है। अगर आपको वो डार्क साइड जाननी है तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो, वरना टेस्ला की सीक्रेट स्ट्रेटजी जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो बेस्ट है।